ये हमारे देश में हो क्या रहा है। कहीं पर ईवीएम से वोट्स की चोरी हो रही है मगर इलेक्शन कमीशन चुप है। कहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वोट्स के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन चुप है। कहीं पर मीडिया लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मगर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट चुप है। कहीं पर मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन चुप है। कहीं पर अरबों रुपयों का स्कैम हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में, फिर भी सब लोग चुप है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 2024 का इलेक्शन हमारे देश का आखिरी इलेक्शन होगा? क्या हमारा डेमोक्रेटिक देश डिक्टेटरशिप में तब्दील होने वाला है? और हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं मगर फिर भी इलेक्शन कमीशन चुप क्यों है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इलेक्शन के टाइम पे हर बार मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि इंडिया में हिंदूज मेजॉरिटी में है। उनको हाथ में रखने के लिए ये हर बार इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं। बाकी पूरे साल इनको मुसलमानों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूँ। So you are not against Islam? नॉट एट ऑल। और कोई भी अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। रिसेंटली एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोला। क्यों? क्योंकि उनको अभी इलेक्शन जीतना है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि उसने पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया। अब इलेक्शन जीतने का उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, हिंदू मुस्लिम करवाना। 2023 की अगर हम बात करें, 2023 की एशिया कप फाइनल की ये परफॉर्मेंस तो आपको याद ही होगी। ये परफॉर्मेंस किसने दी थी? मोहम्मद सिराज ने। उस टाइम पे ये घुसपैठिया नहीं था। या 2023 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस, टोटल कुल 18 मैच खेले इस बंदे ने और उन 18 मैचों में इसने 55 विकेट्स लिए। ऐसा करने वाला ये हिस्ट्री का पहला बॉलर है। ये कौन है? ये है मोहम्मद शामी। इसके बाद इस परफॉर्मेंस के लिए इसको अर्जुना अवार्ड भी मिला। श्री मोहम्मद शामी। उस टाइम पे ये घुसपैठिया नहीं था। इसके नाम का यूपी में एक स्टेडियम बन रहा है। सब जानते हैं। अभी यहाँ पे ने मोहम्मद शमी को तो सम्मानित किया ही, उनके रिकॉर्ड के साथ ही हम लोगों ने उनके गांव में भी एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की। और मुझे अच्छा लगा कि उनसे ज्यादा उनके पिताजी को खुशी हो रही थी। क्यों स्टेडियम क्यों बना रहे हो? ये तो घुसपैठिया है ना। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मुसलमानों के साथ सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए इसके पास कोई काम नहीं होता। अगर इसने 5 सालों में कुछ काम किया होता तो इसको इलेक्शन के टाइम पे मुसलमानों के नाम पे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मुस्लिम्स भी इसी को वोट डालते, मगर इसको पता होता है कि मैंने 5 सालों तक कुछ नहीं किया। अब तो इलेक्शन आ गया, अब तो इलेक्शन जीतना है, वो भी किसी का नाम लेकर। खैर, इस स्पीच में मोदी जी ने एक और बात बोली थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हम सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट देंगे। ये बिल्कुल झूठ है। असल में मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, आइए ये भी जानते हैं। दिसंबर 2006 मनमोहन सिंह जी ने अपनी स्पीच में बोला था, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हमारा मेन फोकस होगा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद उन्होंने कुछ और भी प्रोग्राम्स बताए थे, दलितों, आदिवासियों, ओबीसीज और माइनॉरिटीज की हालत सुधारने के लिए और औरतों और बच्चों के लिए। और उन्होंने कहा था कि हमें ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाने होंगे जिससे माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज को एम्पावर किया जा सके, ताकि वो भी विकास के भागीदार हो सके। इनका मतलब इन प्रोग्राम्स का संविधान पर पहला हक है, ना कि उन्होंने कहा था कि हम सारा पैसा मुसलमानों में बांट देंगे। क्या करे यार, हम इन अंधभक्तों की वजह से इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। कहाँ मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, और कहाँ ये। अब हम ये जानेंगे कि आखिर इलेक्शन कमीशन हर बात पे चुप क्यों है, जबकि हमारे देश के संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी मार्टियर्स के नाम पे वोट्स नहीं मांग सकता। फिर भी कुछ बीजेपी पॉलिटिशियंस बेशर्मों की तरह कहीं पे मंदिर के नाम पे वोट मांगते हैं और कहीं पे मार्टियर्स के नाम पे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, उनमें से तो 2 को खुद बीजेपी ने सिलेक्ट किया। इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को बीजेपी ने किस तरह सिलेक्ट किया, ये सब मैंने इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बाद में देख सकते हैं। देखो, वैसे तो मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाता, लेकिन आज मैंने सोचा कि आपको बीजेपी सरकार के बारे में कुछ बताता हूं। 2014 के कुछ वादे बीजेपी को याद दिलाता हूं। 2014 में मोदी जी ने बोला था कि हम देश का सारा लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे और सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालेंगे, मगर
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में है। अशोक चव्हाण, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। 2019 में जब अशोक चव्हाण कांग्रेस में थे तब मोदी जी ने ये बोला था, अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? अब 2024 में अशोक चव्हाण ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मोदी जी का कहना है, और अब तो एक क्षेत्र में और खुशी की बात है, अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं। कुछ ही समय पहले एक और चीज ट्रेंडिंग में थी, मोदी इज वॉशिंग मशीन। अब ये भी सुनो कि कौन कौन इस वॉशिंग मशीन में डूब गए। हेमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी। 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। प्रफुल्ल पटेल, 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार, 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल, 21,000 करोड़ कोल स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सारे आरोप तो बीजेपी ने खुद लगाए थे। और बीजेपी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। और 2014 में तो मोदी जी ने ये भी प्रॉमिस किया था कि जितने भी पॉलिटिशियंस पार्लियामेंट में चुनकर आएंगे उन सब की पेंडिंग केसेस की कार्रवाई होगी, उन सबको जेल होगी। जितने लोग पार्लियामेंट में चुन करके आए हैं उनके जितने भी पेंडिंग केसेस होंगे, जितने भी आपराधिक मामले होंगे, उन सारे के सारे मामलों के लिए अलग कोर्ट की रचनाएं की जाएगी। और 1 साल के भीतर भीतर जो अपराधी हैं लेकिन राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं वो जेल जाए, एक शुद्धि की शुरुआत हो। क्योंकि एक शुद्धि की शुरुआत करनी है, मगर सब उल्टा हुआ। 2014 से ही बीजेपी में क्रिमिनल आने शुरू हो गए। सबसे पहले बीजेपी में आया योगी आदित्यनाथ। इस पर इतने क्रिमिनल केसेस है कि अगर मैं वो पढ़ने बैठ गया तो करीब 10 मिनट लगेंगे मुझे इसके क्रिमिनल केसेस पढ़ने में। और बीजेपी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। और इसे देखो, एक्टिंग तो इससे नहीं हुई, अब तो इसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अब तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इसने अपनी करियर में जितनी भी मूवीज में काम किया है वो सब तो फ्लॉप हो गई। अब इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, अब पता नहीं बीजेपी का क्या होगा। आपको याद होगा इसने आज तक कितने फार्मर्स को खालिस्तानी बोला, और इसने ये भी बोला कि हमें तो 2014 में आजादी मिली। इसकी पहले तुम ये वीडियो क्लिप देखो। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए, जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। क्या बोला तूने? तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। कोई सेंस है इस बात की? कॉन्स्टिट्यूशन तो इसने पढ़ा नहीं, किसी भी चीज के बारे में इसको नॉलेज नहीं, फिर भी हर जगह पहुंच जाती है अपना ओपिनियन देने। ट्वीट्स वगैरह इसने आज तक इसीलिए किए ताकि इसको अटेंशन मिलती रहे। बीजेपी पार्टी में जो आना था, बीजेपी सरकार का सिंपल फंडा है, हमारी पार्टी में सिर्फ वही आ सकता है जो कि फेमस हो, चाहे वो किसी भी तरीके से फेमस हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रज्वल रवाना के बारे में आपने तो सुना ही होगा, इसके पास एक पेन ड्राइव मिली जिसमें करीब 3000 वीडियोस थे। वो वीडियोस थे वीडियोस ऑफ वुमेन बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। और पता है बीजेपी ने क्या किया? इसे 20 लोकसभा कैंपेन में देश से बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि इसने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और ये भ्रष्टाचार हटाएंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के बारे में आपने तो सुना ही होगा, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ये कुछ कंपनियां हैं, इनके बारे में सुनो। पहली है क्विक सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। इसका पिछले 4 सालों का नेट प्रॉफिट सिर्फ 109 करोड़ है, मगर इन्होंने 360 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। दूसरी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। इसके पिछले 4 सालों का प्रॉफिट सिर्फ 263 करोड़ का है, इन्होंने 1368 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। तीसरी ने तो हद ही कर दी, नाविक इंजीनियरिंग कंपनी। इसके पिछले 4 सालों का लॉस 495 करोड़ का है। ध्यान से सुनो, प्रॉफिट नहीं, लॉस 495 करोड़ का है, मगर फिर भी इसने पॉलिटिकल पार्टीज को 55 करोड़ रुपए डोनेट किए। और चौथी कंपनी है चेन्नई ग्रीन वुड्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने पिछले 4 सालों में 36.6 करोड़ का प्रॉफिट किया, मगर इसने 105 करोड़ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने अपने प्रॉफिट से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट किए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हमारे मोदी सरकार की ही देन है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आने से पहले एक रूल था, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का सिर्फ 7.5% ही पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकता है। बीजेपी सरकार के आने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसी लॉ को हटाया। ये सारी शेल कंपनीज तो फ्रॉड कंपनीज है। इन कंपनियों को इसी के लिए बनाया गया है कि इन कंपनियों के थ्रू पॉलिटिकल फंडिंग की जा सके। एज पर ECI डाटा, टोटल बॉन्ड्स 12,700 करोड़ की बेची गई थी, जिसमें से करीब
6000 करोड़ तो बीजेपी के पास गए, बाकी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए और ये भ्रष्टाचार हटाएंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बाय।